Hello guys, I welcome you all on The Catalyst and today we will discuss MCQs related to करंट अफेयर्स। तो हम लोग करंट अफेयर्स के MCQs के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का जो आपको जो MCQs वाला सेक्शन है 2-3 दिन से क्लासेस नहीं हुई है और इसके पीछे कुछ रीज़न था। आई वॉज आउट ऑफ माई होम प्लेस और इसीलिए कुछ MCQs वाले सेक्शंस जो हैं मैं आपको कंडक्ट करवाऊंगा आने वाले कुछ दिनों में, क्योंकि जितने भी प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए हैं या फिर जितने भी करंट अफेयर के ऑल प्रोबेबल क्वेश्चंस से टॉपिक्स हैं वो MCQs की मदद से और पिछले जो प्रीवियस मंथ के जो भी सेक्शन हैं लाइक जनवरी, मार्च, मई, है ना, राइट, लास्ट ईयर के उन सभी को हम लोग है ना MCQs के फॉर्म में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात आती है क्योंकि एग्ज़ाम बहुत पास है तो अब जो करंट अफेयर्स है वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं सबसे पहले 3 स्टेटमेंट के बारे में और आपको बताना है विच स्टेटमेंट इज आर करेक्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। द 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज रिलेटेड टू गिविंग कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, मतलब संवैधानिक दर्जा दिया था 102वें संविधान संशोधन ने नेशनल माइनॉरिटी कमीशन को। नेशनल माइनॉरिटी कमीशन जो है वो किससे रिलेटेड है? जो 6 अलग अलग धर्म है भारत में जो माइनॉरिटी के रूप में जाने जाते हैं, जैसे मुस्लिम्स, जैन, क्रिश्चियंस, राइट, पारसीज, राइट। तो ये सभी तो 102वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू क्या संवैधानिक दर्जा नेशनल माइनॉरिटी कमीशन को दिया गया था, इससे रिलेटेड है। सेकेंड पॉइंट, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कुछ क्लॉजेज ऐसे हैं जो अनुच्छेद 15 और 16 में कन्फर्ड दिए गए हैं जो आइडेंटिफाई करते हैं टू डिक्लेयर लिस्ट ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, कि वो कौन कौन सी क्लासेस हैं जो सोशली सामाजिक रूप से और एजुकेशनली मतलब शैक्षिक रूप से पिछड़ी हुई है। और उसके बाद में बात आ रही है थर्ड स्टेटमेंट, 127 अमेंडमेंट बिल जो भी रिसेंटली आया था, क्या उसने ये इसलिए डिज़ाइन किया गया क्लैरिफाई द स्टेट टू मेंटेन स्टेट लिस्ट ऑफ ओबीसीज, ये आपको बताना है। और ये सब अभी चर्चा में भी था कि सभी जो राज्य हैं वो प्रेशर बना रहे हैं किसके लिए, कि सोशल और इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस के हिसाब से जो ओबीसीज हैं उनको और ज़्यादा बढ़ाया जाए, राज्यों को ताकत दी जाए। राइट, याद आ रहा है आपको? तो विच स्टेटमेंट इज आर करेक्ट हियर, बताइए। पॉज कर लीजिए एक बार, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो देखिए जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, द फर्स्ट स्टेटमेंट, तो जो 102वां संविधान संशोधन हुआ था 2017 में, वहाँ पर ये नेशनल माइनॉरिटी कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं दिया गया था। यहाँ पर NCBC, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को दिया गया था कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था। NMC को नहीं दिया गया था। इससे पहले आपको याद आ रहा हो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑलरेडी प्रोवाइडेड था ST और SC को, है ना, ठीक है, इन कम्युनिटीज़ को ऑलरेडी संवैधानिक दर्जा प्रदान था। इसके बाद में बात आती है कि भारत के संविधान के अनुसार जो अनुच्छेद 15 है और 16 है, इसके कुछ खंड एक राज्य को सामाजिक और शैक्षिक रूप से, देखिए ये सेकेंड स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है, क्योंकि 15(4), राइट, 15(5) और 16(4) ये जो आर्टिकल्स हैं हमारे संविधान में, फंडामेंटल राइट्स, ये बिल्कुल सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को एक आइडेंटिफाई, उन्हें पहचान करने का, डिक्लेरेशन का एक लिस्ट ऑफ सेट प्रोवाइड करती है। बिल्कुल ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे इसको। द 127th अमेंडमेंट जो बिल आया था, याद है आपको, बिल अलग होता है और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अलग होता है। जैसे ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो गया 102, बिल क्या होता है, जब पारित हो जाएगा, प्रेसिडेंट की मोहर लग जाएगी, तब वो अमेंडमेंट बनेगा। जैसे अब कौन सा बनेगा, 105वां संविधान संशोधन, 106वां संविधान संशोधन, इस प्रकार से। आपको याद आ रहा होगा महाराष्ट्र पर मैंने बात की थी कि कुछ जातियों को ऐड करने के लिए अब राज्यों को भी वो ताकत दी जाए कि वो भी ऐसा कर सकें। तो याद रखना ये तीनों पॉइंट में पहला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस किससे मिला था? NCBC, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। सेकेंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही और थर्ड स्टेटमेंट भी सही है कि अब राज्यों को ताकत देने की बात की जा रही है और ये मांग कर रहे हैं अलग अलग एरियाज के लोग। तो यहाँ पर आपको जो स्टेटमेंट सही है वो फर्स्ट एंड थर्ड इज एब्सोल्युटली फर्स्ट इज इनकरेक्ट,
तो सेकंड और थर्ड जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, राइट। एक बार कंफर्म कर लेता हूँ ऑडियो वीडियो एकदम ठीक चल रहा है, यस बिल्कुल ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर फर्स्ट इज इनकरेक्ट, सेकंड इज करेक्ट, थर्ड इज करेक्ट, सो द करेक्ट आंसर विल बी बी हेयर। इज इट क्लियर? अब देखिए बी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप, जो 102वां संविधान संशोधन था उसमें क्या क्या अनुच्छेद को इंसर्ट किया गया। एक तो 338B जो एनसीबीसी को कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब संवैधानिक दर्जा मतलब संविधान में अब दर्ज हो गया है, ठीक है। उसके अलावा 342A में भी परिवर्तन किया गया, 342A नया लाया गया 342 के अलावा, ये तो ऑलरेडी है। तो यहाँ पर ये इंटरप्रिटेशन हुआ कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने यहाँ पर एक गलती कर दी थी, वो क्या थी कि सेंटर मतलब केंद्र के पास ज़्यादा पावर थी, ऑलमोस्ट सारी पावर सेंट्रलाइज थी। किससे रिलेटेड? कि जब भी कोई ओबीसी की कैटेगरी कास्ट को एनलिस्ट किया जाता, उसे हटाया जाता, तो ये अथॉरिटी केंद्र सरकार के पास आ गई थी। तो इसीलिए क्या हुआ यहाँ पर स्टेटमेंट दिया, स्ट्रक ए ब्लो टू अथॉरिटी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट इन आइडेंटिफाइंग बैकवर्ड क्लासेस एंड प्रोवाइडिंग देम द रिजर्वेशन बेनिफिट। तो ये क्या हुआ था कि जो रिजर्वेशन है बैकवर्ड क्लासेस का, वो राज्यों के पास जो ताकत है वो कम हो गई, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है? अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 15(4), 15(5), 16(4) ये बिल्कुल आइडेंटिफाई करते हैं, डिक्लेयर करते हैं लिस्ट ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को एक राज्य में, ठीक है, कि किस प्रकार से वो लिस्ट को आइडेंटिफाई करेंगे, डिक्लेयर करेंगे वगैरह। एज द मैनर ऑफ प्रैक्टिस सेपरेट ओबीसी लिस्ट आर ड्रॉन अप बाय सेंटर एंड ईच स्टेट कंसर्न, और इसलिए इस हिसाब से सेंटर और स्टेट के जो ओबीसी की जो लिस्ट है वो बनाई जाती है। संविधान में जो 127वां संशोधन बिल लाया गया है रिसेंटली, है ना, प्रेजेंट गवर्नमेंट के द्वारा, वो पास हुआ, यूनानिमसली सपोर्ट मिला, कंप्लीट सपोर्ट मिला, लोकसभा में मिलना ही था, क्योंकि यदि कोई उसके अगेंस्ट वोट करता तो ओबीसी लोगों को मतलब जो भी ये लोग हैं उन्हें क्लियरली पता चल जाता कि ये हमारे एंटी हैं। तो इस प्रकार के बिल तो हमेशा पास होते हैं, याद रखना, क्योंकि सब कुछ जो भी चीज़ है ना वो है वोट बैंक की राजनीति, और इसीलिए वो अपना फेवर देखते हैं यहाँ। द बिल अमेंड्स द कॉन्स्टिट्यूशन टू अलाउ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी टू प्रिपेयर देयर ओन लिस्ट, और यहाँ पर क्या हो रहा है, यूटीज़ को, राज्यों को भी ताकत मिल रही है कि वो अपनी खुद की एक लिस्ट सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस की तैयार कर सकें। अब यहाँ पर बात आती है कि जो आर्टिकल 15(4) है वो क्या है? इट कैपेसिटेट्स द स्टेट टू क्रिएट स्पेशल अरेंजमेंट्स फॉर प्रमोटिंग द इंटरेस्ट एंड वेलफेयर ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। इसका मतलब 15 जो आर्टिकल है वो रिलेटेड है, पावर देता है सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड को, ठीक है, प्रमोट करने की बात की जा रही है यहाँ। दूसरी बात आ रही है, नथिंग इन दिस आर्टिकल, 5th में क्या बोल रहा है, और सब क्लॉज 19 शैल प्रिवेंट स्टेट टू मेकिंग स्पेशल प्रोविजन बनाए जा सकते हैं शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स वगैरह के लिए। तो ये जो है ये पॉइंट बिल्कुल सही है। सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेज, जो सोशली का मतलब SC ST वाला बात आ गया, ठीक है। तो ये 5th वाला पॉइंट 15(5) भी है। 16(4) क्या कहता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, कि नथिंग इन द आर्टिकल शैल प्रिवेंट स्टेट, राज्य को कुछ भी ऐसा कोई आर्टिकल नहीं रोकेगा मेकिंग एनी प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट और पोस्ट इन फेवर ऑफ बैकवर्ड क्लासेस ऑफ द सिटीजन। तो ये भी रिलेट करता है। इसका मतलब जो सेकंड पॉइंट है ये एब्सोल्युटली करेक्ट है। तो आप इस तरह के जो आपने पॉइंट्स पढ़े हैं अपने जब भी बुक्स वगैरह, तो उससे एकदम क्लियर होती है बात कि क्या दिया गया है प्रोविज़न, और प्रोविज़न के आधार पे ये आंसर आता है। 127वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल तो यूनानिमसली पास हो गया था, आपको याद आ रहा होगा ना, और इससे क्या हो रहा है कि राज्यों को भी वो ताकत मिल जाएगी कि वो अपनी एक स्टेट लिस्ट बना सकें। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, और यहाँ पर क्या पूछा गया देख लीजिए, करेक्ट पूछा गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आई थिंक सभी लोग आप सही देंगे। एन अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी इनिशिएटेड ओनली बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ बिल इन ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट। एक संशोधन जो कॉन्स्टिट्यूशन में होता है वो इनिशिएट किया जा सकता है केवल और केवल हाउस ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा। तो क्या हाउस ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा ही इनिशिएट किया जा सकता है कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल या जो लाया जाता है?
दूसरा है इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट बिटवीन टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, यदि लोकसभा और राज्यसभा में यदि किसी प्रकार का डिसएग्रीमेंट है कि वो मतलब इस पक्ष में निर्णय नहीं ले पा रहा है, असमंजस की स्थिति है, डिसएग्रीमेंट है पूरी तरह से, तो उस केस में क्या बुलाया जा सकता है जॉइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। तो सबसे पहले मुझे ये बता दीजिए कि जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट किस आर्टिकल में दिया गया। वेरी सिंपल क्वेश्चन, किस आर्टिकल में दिया गया बताइए। और क्या ऐसा संभव है? क्या पढ़ा है आपने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में 368वां जो आर्टिकल है भारत का? ये बिल्कुल सही बात है, किसी भी एक सदन से इसकी प्रक्रिया स्टार्ट हो सकती है पार्लियामेंट की। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। बट कभी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए जॉइंट सिटिंग नहीं होती है। तो जब नहीं होती है तो अमेंडमेंट इस माध्यम से नहीं होता। याद रखना, जॉइंट सिटिंग कभी भी संविधान संशोधन के पक्ष में नहीं होती। तो फिर ये बता दीजिए कि वो कौन कौन से 3 इंपॉर्टेंट केसेस थे जहां पर जॉइंट सिटिंग हुआ, राइट? कैन यू रिकॉल दैट? कौन कौन से वो पॉइंट्स हैं? तो यहां पर केवल और केवल पहला पॉइंट बिल्कुल सही है, फर्स्ट इज करेक्ट हियर। An amendment of constitution can be initiated only by introduction of bill in either house of the parliament। किसी भी एक पार्लियामेंट के सदन से इस शुरू हो सकता है। The bill must then be passed in each house by majority। उसके बाद मेजोरिटी से वो बिल पास हो टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस बाय स्पेशल मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3। और स्पेशल मेजॉरिटी आप बताइए क्या होता है? हमने बात की थी इफेक्टिव स्पेशल मेजॉरिटी के बारे में। तो 2/3 मतों से यदि वोट पड़ेगा, इन केस डिसएग्रीमेंट किसी प्रकार का प्रोविजन नहीं है, इसीलिए सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। इफ द अमेंडमेंट सीक्स टू मेक एनी चेंज, यदि कोई भी अमेंडमेंट में परिवर्तन हो रहा है इन एनी ऑफ द प्रोविजन मेंशन इन द प्रोविजन आर्टिकल 368, इट मस्ट बी रेटिफाइड बाय द लेजिस्लेचर नॉट लेस देन वन हाफ ऑफ द स्टेट्स। तो यदि किसी भी केस में यदि फेडरल ढांचा, संघीय ढांचे पर कोई प्रभाव है तो लगभग आधे राज्य जो हैं उस पर रेटिफिकेशन देंगे, जिसका एग्जाम्पल आपको पता ही है जीएसटी, राइट? जीएसटी में तो राज्यों का भी हनन होता है ना, और हुआ भी, अभी भी हो रहा है। तो उनके जो इकोनॉमिक पावर है वो कम हो गई है काफ़ी हद तक। तो इस तरह के कोई भी बिल होते हैं जो राज्यों के ढांचे को कमजोर बनाते हैं, जैसे कि जीएसटी, तो उस केस में राज्यों की भी 1/2 परमिशन लेनी होती है। बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंडक्टिंग डेसेनियल सेंसस का मतलब हर 10 वर्ष में एक बार जो होती है, रेस्ट विद द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। क्या होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के अंडर में है सेंसस, वो कंडक्ट करवाते हैं। द इंडिविजुअल डेटा कलेक्टेड इन द सेंसस अंडर द सेंसस एक्ट 1948 कैन बी यूज टू प्रिपरेशन ऑफ नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, NRC के लिए भी क्या इसका प्रयोग किया जा सकता है? हिंदी इंग्लिश दोनों में कंटेंट दिए हुए हैं, बताइए क्या स्टेटमेंट सही है, बताइए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? देखिए, पहला जो पॉइंट है वो बिल्कुल इनकरेक्ट है, और इसके पीछे इनकरेक्ट का कारण क्या है? ये नो डाउट होम मिनिस्ट्री ही, यहीं से होम मिनिस्ट्री से ही होता है सब कुछ, लेकिन ऑफिस ऑफ द रजिस्टर जनरल एंड सेंसस कमिश्नर जो होते हैं, है ना, तो उनके द्वारा ये वर्जन जो है डेसेनियल सेंसस 10 साल में एक बार लाई जाती है, ठीक है। तो ऑफिस जो रजिस्ट्रार हैं वो करते हैं ये, और ये किसके अंडर में? होम मिनिस्ट्री के। दूसरा पॉइंट आ रहा है कि एनआरसी के केस में ये बोल रहा है कि इंडिविजुअल डेटा कलेक्टेड इन द सेंसस अंडर कैन बी यूज्ड। देखिए, नहीं यूज़ हो सकता, पब्लिक यूज़ वगैरह में नहीं हो सकता, एनआरसी में यूज़ नहीं हो सकता ये, ठीक है। तो ये बात आपकी सेकंड भी इनकरेक्ट है, बोथ द स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, और इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा? द करेक्ट आंसर विल बी डी। इज इट क्लियर? डी इज द करेक्ट आंसर, राइट? इज इट क्लियर? बिल्कुल ठीक है। चलिए, हाँ, अब हम लोग बात कर रहे हैं
The responsibility of conducting decennial census rests with the Office of Registrar General and Census Commissioner, इंडिया अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत। तो ये टर्म आपको याद रखनी है, द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर, हर 10 साल में एक बार ये होता है। इंडिविजुअल डेटा जो कलेक्ट किया जाता है अकॉर्डिंग टू सेंसस एक्ट 1948, ये पब्लिक के अंदर कोई प्रोविज़न नहीं है ना, नॉट मेड पब्लिक एज द प्रोविज़न कंटेंट इन द एक्ट। तो इंडिविजुअल डेटा यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ एनी अदर डेटाबेस इंक्लूडिंग एनआरसी वगैरह में किसी में इसका यूज प्रयोग नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न एक स्कीम आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी, तो हम बात करने वाले हैं मिड डे मील के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर हम लोग इसकी मदद से ज़्यादा स्टूडेंट्स को, बच्चों को एजुकेशन तक पहुँचने में मदद कर रहे हैं। मतलब स्कूल्स में एक आकर्षण पैदा होता है क्योंकि उन्हें कुछ खाने को मिलता है, और आपको पता है खाने की बहुत कमी है, तो सभी बच्चा इसकी पर्पस से स्कूल एटलीस्ट प्रेजेंट होते हैं। मिड डे मील स्कीम के बारे में क्या स्टेटमेंट जो है करेक्ट है ये बताना है आपको। द स्कीम गारंटीज 1 मील टू ऑल चिल्ड्रन इन द गवर्नमेंट एंड एडेड स्कूल एंड मदरसा सपोर्टेड अंडर द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। तो क्या RTI राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है ना, RTI के तहत ये सपोर्ट हो रहा है। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, वैसे आप ध्यान से पढ़िए इस स्टेटमेंट को, आपको पता चल जाएगा ये सही है गलत है। और क्या ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर आती है मिड डे मील स्कीम, बताइए। वेरी सिंपल क्वेश्चन, बताइए। तो आपको याद आ रहा होगा कि जो मिड डे मील स्कीम है, मिड डे मील स्कीम ये जो वर्तमान में एजुकेशन मंत्रालय, एजुकेशन, और पहले ये किस में आया करता था, HRD, एक ही बात है आज की तारीख में, तो क्योंकि एजुकेशन मिनिस्ट्री बोला जा रहा है। और 2005 में तो लाया गया था, लेकिन RTI से कोई इसका मतलब नहीं है, राइट। इसका मतलब तो है समग्र जो शिक्षा से संबंधित, समग्र शिक्षा नाम का जो स्कीम है। तो दोनों ही स्टेटमेंट जो है यहाँ पर वो इनकरेक्ट है। RTI से तो कैसे मतलब होगा इसका। तो ये समग्र शिक्षा जो स्कीम थी उसके तहत गारंटी किया जा रहा है मिड डे मील। अक्षय पात्र का नाम आपने सुना होगा, जयपुर में कितने लोगों ने सुना है अक्षय पात्र का नाम। स्टूडेंट अप टू क्लास 8th आर गारंटीड 1 न्यूट्रिशनल कुक्ड मील एटलीस्ट 200 डेज इन अ ईयर। मतलब 200 साल तक स्कूल लगा, माफ़ी चाहता हूँ, 200 दिनों तक एक साल में स्कूल लगा तो 200 दिन तक उन्हें खाना मिल रहा है, न्यूट्रिशनल डाइट, और प्रॉपर चार्ट है। HRD मिनिस्ट्री के द्वारा ये सब स्कीम ऑर्गेनाइज की जाती है। और इसे 1995 में नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन, तो ये यहाँ से शुरू हुआ है, याद रखना हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन 1995 से इसकी शुरुआत हुई। आज की तारीख में समग्र शिक्षा अभियान, और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड का मतलब क्या है, राज्य और केंद्र दोनों ही मदद करेंगे। और इन 2004 स्कीम वाज रीलॉन्च्ड एज मिड डे मील स्कीम। तो इसको जो है मिड डे मील स्कीम बाद में दिया गया नाम 2004 में, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट आप याद रखेंगे। और इस स्कीम को बाद में जो है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के तहत भी जो है कवर किया गया। चलिए एक और प्रश्न आ रहा है आपका मिड डे मील से रिलेटेड, तो 2015 प्रोवाइडेड दैट, पहला क्या है, द प्लेस ऑफ सर्विंग मील्स टू चिल्ड्रन शैल बी स्कूल ओनली। तो क्या केवल स्कूल्स में ही मिड डे मील का प्रोविज़न है वो है। ग्राम पंचायत आर मैंडेटेड टू मॉनिटर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मिड डे मील। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, यदि आप थोड़ा सा भी लॉजिक लगाते हैं तो ये आंसर आसानी से आपका सही आ जाएगा। बताइए क्या स्कूल्स में ही मिलता है मिड डे मील, और कौन इसे मॉनिटर करता है। तो देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि स्कूल्स में ही मिलता है, स्कूल एक प्रकार के मदरसाज भी स्कूल ही हैं, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। और ये क्या है, मिड डे मील रूल 2015 के तहत, ठीक है, नेशनल फूड सिक्योरिटी के तहत 2013 में बना। कब था, 1995 में, नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन।
फाइनली मिड डे मील कब बना, ये 2004 में। समग्र शिक्षा के तहत आता है। एक एक पॉइंट आपको क्लियर है, एक साल में 200 दिन तक और एचआरडी मिनिस्ट्री के अंडर में। पहला स्टेटमेंट सही है। सेकेंड स्टेटमेंट, ये सारे पॉइंट्स याद है, मिड डे मील अपने आप में एक टॉपिक कवर हो गया। मध्याह्न भोजन योजना के कार्यान्वयन की निगरानी, देखिए यहाँ पर स्कूल मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है ना वो ध्यान रखती है, ना कि ग्राम पंचायत। आपको सीधा सा लॉजिक सोचिए कि क्या शहरों में मिड डे मील नहीं होता, वहाँ भी तो होता है, तो ग्राम पंचायत वहाँ पर क्या करेंगी। तो सीधी सी बात है, ये स्टेटमेंट अपने आप में रॉन्ग है। तो ओनली फर्स्ट, पहला वाला एकदम करेक्ट है यहाँ पर। इज इट क्लियर? चलिए, तो 2015 के रूल के अनुसार प्लेस ऑफ सर्विंग मील टू चिल्ड्रन शैल बी स्कूल ओनली, केवल स्कूल होगा। मिड डे मील इज नॉट प्रोवाइडेड इन द स्कूल और एनी स्कूल डे ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन। एनी अदर रीजन स्टेट गवर्नमेंट शैल पे फूड सिक्योरिटी अलाउंस ऑफ 15th ऑफ द सक्सीडिंग मंथ। तो जो अलाउंस है स्टेट गवर्नमेंट हमेशा कब देगी, हर 15 तारीख की जो है उसको अलाउंस दे देती है। तो यहाँ पर जो मिड डे मील स्कीम है उसको स्कूल मैनेजमेंट कमेटी मैंडेट करती है, ना कि ग्राम पंचायत। ये बात याद रखना, बहुत ही सिंपल है ये बात, ठीक है। क्योंकि ग्राम पंचायत यदि होता तो अर्बन मतलब जो शहरी इलाके हैं वहाँ पर क्या होता, क्या वहाँ पर ग्राम पंचायत कैसे आती है। तो मिड डे मील जो है वो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी हर 15th को, जो सक्सीडिंग मंथ है, आने वाला जो मंथ है, उसको फूड सिक्योरिटी अलाउंस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा प्रदान कर दिया जाता है। मिड डे मील बहुत ही इंपॉर्टेंट है और समग्र शिक्षा अभियान के तहत ही आता है। ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अब बात आ रही है अगले पॉइंट पर, बात कर लेते हैं हम लोग। 1 सेकेंड, अगले पॉइंट पर बात कर लेते हैं। सो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना इज ए स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट फॉर प्रोवाइडिंग एलपीजी कनेक्शन टू रूरल मासेस। जो ग्रामीण लोग हैं क्या उनको प्रोवाइड करने के लिए है क्या उज्ज्वला स्कीम। बहुत ही सिंपल, अगेन पॉइंट क्वेश्चन है। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 ओनली फॉर फीमेल हु बिलोंग टू बिलो द पॉवर्टी लाइन। जो पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं केवल उन महिलाओं के लिए ही है। जो 2.0 जो लेटेस्ट आया है, बताइए क्या स्टेटमेंट सही है। देखिए ये जो है, जो हमारा पेट्रोलियम मंत्रालय है उसके अंडर में है, ना कि रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो जाता है, लेकिन हाँ 2.0 जो है केवल और केवल महिलाओं के लिए है जो बिलो पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं, उन महिलाओं को ये दिया जाएगा। सेकेंड स्टेटमेंट एब्सोल्युटली करेक्ट, फर्स्ट इज इनकरेक्ट हियर। तो देखिए यहाँ पर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना इज ए स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। एलपीजी कनेक्शन महिलाएं जो हैं हेड ऑफ द फैमिली, उनके नाम पर जो राशन कार्ड है ना उनको प्रदान किया जाता है। मतलब फीमेल को ये हम जो है ट्रांसफ़र कर रहे हैं, बेनिफिशरीज वो है मेनली, और वो पूरे परिवार का ध्यान रखेंगे इस प्रकार से। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में विमेन केवल एप्लीकेंट है, मस्ट अटेन 18 ईयर्स ऑफ द एज, और देयर शुड नॉट बी एनी अदर एलपीजी कनेक्शन फ्रॉम एनी ओएमसी इन सेम हाउस होल्ड। ऐसा ना हो कि कहीं कोई और प्रकार का एलपीजी इंडियन जो भी है वो नहीं होना चाहिए, पहला ही ये होना चाहिए। तो ये एक क्राइटेरिया भी दिया हुआ। ये तो बहुत ही अगेन सिंपल क्वेश्चन आ गया। 1 कंट्री 2 सिस्टम अप्रोच समटाइम मेंशन इन द न्यूज, कई बार आता है, ये किस देश से रिलेटेड है, वेदर इट इज अफगानिस्तान, इजराइल, चाइना या फिर यूनाइटेड किंगडम। बताइए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यस यस, यू ऑल आर करेक्ट। चाइना आपको पता होगा, आरओसी रिपब्लिक ऑफ चाइना, राइट, और मेनलैंड चाइना, तो दो अलग अलग है। चाइना चाहता है ये पूरा एक ही भाग हो जाए। सो 1 country 2 system policy is originally proposed by Deng Xiaoping shortly after took the reign of the country। तो ये जो पॉलिसी है 1970 में जो डेंग शियाओपिंग वहाँ के असली मेन जो लीडर है जिन्होंने एक्चुअल में चाइना की एक ताकतवर इकोनॉमिक रीन जो रखी है वो यहाँ से आती है। 1970 में डेंग का प्लान ये था कि चाइना और ताइवान को एक बना दिया जाए। 1 country 2 system पॉलिसी नहीं होना चाहिए। आज भी चाइना के लिए या ताइवान के लिए कोई देश उसके फेवर वाली बात करता है तो चाइना जरूर अपनी बड़ी बड़ी मोटी मोटी आंखें उस देश को दिखा देता है। इज इट क्लियर? सो 8वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन हैज ग्रांटेड अ पेटेंट टू एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम। आज भी करंट अफेयर में था ये, है ना।
रिलेटिंग टू फूड कंटेनर बेस्ड ऑन फ्रैक्टल ज्योमेट्री इनोवेशन। हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एक फूड कंटेनर बेस्ड फ्रैक्टर ज्योमेट्री इनोवेशन लाया गया। तो ये किसके द्वारा है देश? साउथ कोरिया, सिंगापुर, चाइना या फिर साउथ अफ्रीका। वैसे मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ कि एक्चुअल में ये क्या है। सो पॉज कर लीजिए, यहाँ पर सही आंसर है डी, दैट इज साउथ अफ्रीका। देखिए क्या हुआ, साउथ अफ्रीका को अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड, देखिए क्या होता है कि जो कंटेनर्स होते हैं उसको रोबोट इजीली क्या है इधर से उधर मूव कराएंगे और ये सब इंटरलॉकिंग फूड कंटेनर्स वगैरह का रोबोट की मदद से वो ग्रैस्प कर लेगा, स्टैक्स को पकड़ लेगा और आसानी से मूवमेंट हो सकेगा। सब कुछ कैसे होगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड, ठीक है, मतलब स्वतः, मतलब ये सब के लिए पूरा लॉजिक लगाया गया। तो यहाँ पर साउथ अफ्रीका ने को अभी एक पेटेंट भी ग्रांट कर दिया गया टू ए फूड कंटेनर बेस्ड फ्रैक्टल ज्योमेट्री। इनोवेशन इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और ये इनोवेशन किस पर आधारित है? एआई पर है। डैबुस, ये डैबुस शब्द आपसे पूछा जा सकता है, राइट? क्या है ये? डैबुस का मतलब क्या होता है? डिवाइस फॉर द ऑटोनॉमस बूट स्ट्रैपिंग ऑफ यूनिफाइड सेंटियंस। एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड स्टेफन थेलर द्वारा बनाया गया ये एक तरीका है। इसमें क्या होता है? डिवाइस ऑटोमेटिकली बूट स्ट्रैपिंग। देखिए बूट स्ट्रैप लोडर का नाम आपने सुना होगा। बूट स्ट्रैप लोडर किसे कहते हैं? रूम डिवाइस को कहते हैं। और इस डिवाइस की मदद से इस प्रकार की प्रोग्रामिंग है कि स्वतः ही ये जो अलग अलग कंटेनर्स हैं उनको एक जगह से दूसरे स्थान पर ऑटोनोमस तरीके से मूव किया जा सकेगा। ये कंपैरेटिवली कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है। जैसे सीरी नाम की जो एप्पल का आईफोन है, जैसे वॉइस का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो ये अपने आप में कॉम्प्लेक्स सिस्टम है पूरी तरह से, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अभी चर्चा में ये भी था कि ये गलत पेटेंट दिया गया है। एक्चुअल में अभी बहुत सारी चीज़ों को देखना बाकी है, इसके बहुत से एंगल्स देखना भी बाकी है। फिर बात करते हैं हम पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। कंसीडर द फॉलोइंग। पचमढ़ी जो बायोस्फीयर रिजर्व, पचमढ़ी कहाँ पर है बताइए? क्या ये सतपुड़ा रेंज में मध्य प्रदेश में लोकेटेड है? क्या 3 प्रोटेक्शन साइट्स हैं यहाँ पर? इज इट अ होम ऑफ चेंचू ट्राइब? क्या चेंचू ट्राइब यहाँ पाई जाती है? तो ट्राइब्स तो जरूर पढ़ना है आपको, शोम्पेन, जारवाज, ठीक है ना, गोंड्स, चेंचू। बताइए क्या चेंचू यहाँ पर है? देखिए पॉज कीजिए, बताइए क्या आंसर सही है। चेंचू ट्राइब्स ओडिशा, आंध्र प्रदेश इत्यादि में पाई जाती है। थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट। थर्ड को कट कर दीजिए, ये भी इनकरेक्ट और ये भी इनकरेक्ट। अब बात आ रही है कि क्या ये सतपुड़ा रेंज में है, और दूसरा पॉइंट ये आ रहा है कि क्या इसमें 3 साइट्स हैं जो कि एक तरह से प्रोटेक्टिव साइट्स के तौर पे जानी जा रही है। तो ये देखिए बाकी दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। पचमढ़ी मध्य प्रदेश का सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, चोटी है मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य भारत की सबसे ऊंची क्या है? माउंट आबू है मध्य भारत, मिडिल इंडिया में। उसके बाद पचमढ़ी ही है, ठीक है। नहीं एग्जैक्टली पचमढ़ी नहीं होगी, पचमढ़ी नहीं है, उसके बाद तो अरावली की और भी बहुत सारी हैं। तो पचमढ़ी सतपुड़ा की सबसे ऊंची है, ठीक है। इट कॉम्प्राइजेस 3 प्रोटेक्शन साइट, बिल्कुल ठीक है। तो पचमढ़ी जो है आपको याद रखना है, यहाँ पर गोंड ट्राइब्स है और कोरकुस ट्राइब यहाँ पर पाई जाती है। मोस्ट प्रिमिटिव, बहुत पुरानी। गोंड्स तो सबसे ज़्यादा है ट्राइब्स के रूप में। भरिया रेजाइड्स इन पटलाकोट रीजन। तो भरिया जो है ये पटलाकोट रीजन विच इज़ कम्प्लीटली आइसोलेटेड वैली ऑफ छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में भरिया भी है। तो ये 3 ट्राइब्स आपको याद रखने, गोंड और कोरकुस। गोंड ये छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी प्रजातियाँ यही है पूरे भारत की ट्राइब के तौर पे। बोरी सेंचुरी, सतपुड़ा नेशनल पार्क और पचमढ़ी सेंचुरी, ये 3 प्रोटेक्टिव साइट्स हैं, बोरी, सतपुड़ा और पचमढ़ी सेंचुरी। इज इट क्लियर? तो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व ये बनाता है, राइट। तो बायोस्फीयर रिजर्व भारत में कितने टोटल? 18 है। इज द नॉन यूज कंजर्वेशन एरिया ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व इन सतपुड़ा रेंज ऑफ मध्य प्रदेश स्टेट इन सेंट्रल। और जो चेंचू है ये ओडिशा में वेंडर करते हैं बॉर्डर के अक्रॉस, और ये आंध्र प्रदेश ओडिशा में जो है अपना जीवन निकालता है। नोमैडिक ट्राइब है, इसका मतलब क्या है? घुमक्कड़ है।
चेंचूज एक प्रकार के द्रविडियन ट्राइब है, द्रविडियन का मतलब जो दक्षिण भारत के लोग हैं, ठीक है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स में भी डेजिग्नेट किया गया है। ये यहाँ तक कि तेलंगाना, कर्नाटका, उड़ीसा तक पाए जाते हैं। चेंचू लैंग्वेज को ही बोलते हैं, द्रविडियन फैमिली के हैं, ठीक है, और बहुत ही पुराना ट्रेडिशनल तरीके से, जैसे जो है पहले लोग जिया करते थे आदिम काल में, उस प्रकार से लाइफ अपनी जीते हैं। और सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस प्रकार का एक प्रश्न पहले भी पूछा गया था, मैंने आपसे प्रश्न बताया भी था। ये बताइए, ये यदि वेस्टर्न घाट है, ये यदि ईस्टर्न घाट है, दोनों को जहाँ पर मिलन हो रहा है, वो वाला जो पार्क है उसका नाम क्या है? ये यूपीएससी ने प्रश्न पूछा था और मैंने आपको पढ़ाया भी है, तो बताइए उसका नाम क्या है। दूसरा पॉइंट आ रहा है, यहाँ पर कुछ अलग पूछा है, देखिए, जेनेटिक एक्सप्रेस हाईवेज, राइट, जेनेटिक एक्सप्रेस हाईवेज लिंकिंग टू बायोडाइवर्सिटीज हॉटस्पॉट ऑफ द कंट्री, ईस्टर्न हिमालयाज और वेस्टर्न घाट। ये वेस्टर्न घाट है, ईस्टर्न हिमालयाज तो आपको पता ही है ईस्ट में यहाँ कहीं पाए जाएंगे इंडिया के, ठीक है। तो यहाँ पर वो क्या है जो जेनेटिक हाईवेज के तौर पे जाना जा रहा है, और दो जो भारत के इंपॉर्टेंट हॉटस्पॉट है, वैसे भारत में कितने हॉटस्पॉट बताए मैंने आपको? 4। कौन कौन से हैं? ईस्टर्न हिमालयाज पता ही है आपको, इंडो बर्मा, ठीक है, इसके बाद में क्या बताया था मैंने आपको? वेस्टर्न घाट, राइट, वेस्टर्न घाट, एंड फाइनली विच वन इज दी सुंडालैंड, जहाँ पर सुंडालैंड जो इंडोनेशिया वाला हिस्सा है, सबांग, अंडमान निकोबार एटसेट्रा। तो ये 4 टोटल हॉटस्पॉट है। तो इनके बीच में ये जेनेटिक एक्सप्रेस हाईवे के तौर पे कौन सा बायोस्फीयर काम करता है बताइए? क्या नीलगिरी हो सकता है? लगाइए दिमाग। अगस्त मलाया हो सकता है, पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व हो सकता है, या अचानकमार अमरकंटक। तो देखिए ये तो दोनों ही है ना बिल्कुल वेस्टर्न घाट में ही आ गए लगभग, ठीक है। तो ये दोनों तो हो ही नहीं सकते क्योंकि मिड पॉइंट का काम कर रहा है। अब आई बात पचमढ़ी और अचानकमार, तो इसका सही आंसर है पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, दोनों के बीच में जेनेटिक एक्सप्रेस हाईवे के तौर पे काम करता है। सो करेक्ट आंसर इज व्हाट? सी इज द करेक्ट आंसर। तो इस प्रकार से हम लोग डिटेल में एमसीक्यूज को देखने वाले हैं। लगातार आपको क्लासेस एमसीक्यूज बेस्ड मिलेंगी ताकि आपके कॉन्सेप्ट कम आपको याद भी रहेगा, परमानेंट मेमोरी में जाएगा, क्योंकि आप ध्यान से पढ़ते हैं। जब भी मैं क्वेश्चन बोलूँ पॉज कीजिए। सो पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व एरिया इज ऑफन रिकॉग्नाइज्ड एज जेनेटिक एक्सप्रेस हाईवे of these 2 biological hotspot of eastern Himalaya and the western Ghat, confluence of the northern and southern type of the vegetation। तो अब हम लोग बात करेंगे अगले सेक्शन पे, वहाँ पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे MCQs विद डिटेल डिस्कशन। तो रेगुलर देखते रहिए और पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।